तो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए 2 ट्रायल्स एंड एरर किए गए थे। पहला मेथड वाज बेस्ड ऑन एंथैल्पी, सेकंड वन वाज बेस्ड ऑन एंट्रोपी। दोनों में कुछ ना कुछ फ्लॉ था। राइट तब होता जब दोनों को कंबाइन करके हम स्पॉन्टेनिटी जज करते थे। तो अभी बेसिकली whether the reaction is spontaneous or not, that we judge by second law of thermodynamics. तो जो तुम्हारा मेन पॉइंट है कि whether the reaction is spontaneous or not, whether the reaction is feasible or not, वो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक स्टेटमेंट के बेसिस पे जज करेंगे, which is very simple, which says for a reaction या for a process to be spontaneous, the total entropy should increase. So it's a pretty decent and a pretty simple statement which says हमने सेकेंड मेथड में किया था कि एंट्रोपी शुड इंक्रीज। वहां पे हमारे बोलने का मतलब था कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बट यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए। नाउ टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज टोटल एंट्रोपी? टोटल एंट्रोपी इज नथिंग बट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तुम्हारे पास सिस्टम का भी कुछ एंट्रोपी है और तुम्हारे पास सराउंडिंग का भी कुछ एंट्रोपी है, वो दोनों इंक्रीज होना चाहिए। एंड दिस डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0। if this is positive then we say it's spontaneous. अभी ये मत सोचो कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बेसिकली एंट्रोपी इज अ डिसऑर्डरनेस ऑफ द थिंग्स। तो सिस्टम भी डिसऑर्डर होना चाहिए और सराउंडिंग भी डिसऑर्डर होना चाहिए, तभी ये काम करता है। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस एंड अगर इफ दिस इज लेस देन 0, if this is negative then it is non-spontaneous. अच्छा, हम सिस्टम का, आई वोंट राइट सिस्टम अगेन एंड अगेन, मैं सिर्फ नॉर्मल डेल्टा एस लिखूंगा। नॉर्मल डेल्टा एस मतलब सिस्टम का है। हम लोग सिस्टम का तो एंट्रोपी काफी आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मेजरली एक बॉक्स होता है या एक रूम होता है, इसका तो हम बहुत आराम से मेजर कर सकते हैं। लेकिन सराउंडिंग का मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट वर्ल्ड। तो हम सराउंडिंग का कैसे मेजर करेंगे? सराउंडिंग का हमारे पास में एक सिंपल सा कुछ फॉर्मूलाज है, हम उसके बेसिस पे काफी आराम से मेजर कर देंगे। योर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ये फॉर्मूला हमें एंट्रोपी के फॉर्मूला से पता है, विच इज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग will be nothing but delta H surrounding, मतलब enthalpy change of surrounding upon temperature. अभी what we know is कि delta H is energy and what we know is कि energy can neither be created nor be destroyed. तो अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सिस्टम में 50 किलो जूल की एनर्जी बढ़ी, मतलब if I'm saying कि delta H of system is plus 50, then I know for sure delta H of surrounding will be minus 50, क्योंकि energy can neither be created nor be destroyed, it is just converted from one form to another form. तो अगर सिस्टम में एक जगह पे कुछ एनर्जी यूज हो रही है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं और से कम हुई हुई होगी, इट इज जस्ट बैलेंसिंग आउट। So what we know is if this is plus 50, that should be minus 50, and hence I will just convert this. मैं इसको to calculate for surrounding and hence it's difficult to calculate for total. सिस्टम का हम बड़े आराम से निकाल लेते, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया सिस्टम का,
और सराउंडिंग का मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा एच बाई टी। तो अगर तुम देखोगे तो अभी मुझे सिर्फ सिस्टम का मेजर करना। आई एम मेजरिंग द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सिस्टम, आई एम मेजरिंग द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द सिस्टम, एंड आई एम मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और ये सब सिस्टम का मेजर करके मेरे को आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं रीशफल करूँ। इफ आई मल्टीप्लाई बाय माइनस टी, है हम कुछ भी लिखते हैं सिस्टम के टर्म्स में लिखते हैं। तो आई विल रिप्लेस दिस विद अनदर टर्म दैट इज डेल्टा जी। तो मैंने इसको बोल दिया डेल्टा जी। दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये एनर्जी को इंकलकेट कर रहा है, मेथड नंबर 1। और ये रैंडमनेस को, फ्रीनेस को इंकलकेट कर रहा है, विच इज डेल्टा एस, एंट्रोपी। तो ये दोनों को साथ में कंबाइन करके हमारे पास में ये एक टर्म आया है, एंड दिस डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला दैट आई हैव नाउ इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो पहला मेथड इतना सही नहीं बैठा, विच वाज ओनली बेस्ड ऑन डेल्टा एच। सेकेंड मेथड इतना सही नहीं बैठा विच वाज ओनली बेस्ड ऑन द एंट्रोपी चेंज। बट दिस इज ऑलवेज करेक्ट बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एंड टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन टेम्परेचर के वजह से होता है। तो नाउ अब फाइनल पॉइंट यहाँ पे कि डेल्टा जी इज समथिंग विच विल फाइनली डिसाइड कि क्या है। डेल्टा एस टोटल भी डिसाइड कर सकता है, बट वी जनरली डोंट कीप डेल्टा एस टोटल। हम डेल्टा जी मतलब सब कुछ सिस्टम के टर्म्स में हम बात करते हैं। तो नाउ व्हाट वी नो इज इफ डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव, you can see delta S total into minus T is delta G. तो if delta S total is positive, इसका मतलब हमारा डेल्टा G will be negative। इसका मतलब मेरा डेल्टा G will be negative, and what we have learned from second law of thermodynamics, if my delta S total is positive, it should be spontaneous। तो अभी इसके बाद से हम हमेशा ये चेक करेंगे कि मेरा डेल्टा जी का वैल्यू क्या है। इफ माई डेल्टा जी का वैल्यू इज नेगेटिव, वी विल से इट्स स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली if delta S total is negative, if this is negative, तो minus of minus becomes plus, so your delta G will be positive and this will be non-spontaneous। तो हम लोग ने कि वेदर द रिएक्शन इज फीजेबल और नॉट, ये आज के बाद हम सिर्फ डेल्टा जी के वैल्यू से जज करेंगे। तो तुम्हारा डेल्टा जी हम चेक करते हैं, अगर नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहला दोनों मेथड भी हम नहीं यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस एज अ मेथड। ओके, फॉर लेट अस सी कि ये फॉर्मूला चेंज इन एंट्रोपी का आया कैसे। तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला थोड़ा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया है, ठीक है। तो एंट्रोपी बेसिकली इज नथिंग बट रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। एंड अभी अगर हम लोग ये एंट्रोपी चेंज को ध्यान से देखें तो दिस एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला कम्स आउट टू बी Q, दैट इज हीट ऑफ द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। Now let us try to understand this formula कि ये फॉर्मूला राइट भी है कि रॉन्ग है, कि ऐसे रैंडमली बोल दिया गया। It is Q, that is heat of the reaction and temperature. So very well, Q is said कि if Q heat is given to the system, ठीक है, so the entropy will increase. If heat is
हाई, मतलब तुम्हारा न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा एफ इज हाई, एंड दैट इज वेरी राइट, क्योंकि अगर तुम किसी भी सिस्टम को हीट दोगे तो वो डिसऑर्डरली अरेंज होगा, वो रैंडमली इधर उधर मूव करेगा, वो और दूर दूर जाएगा, तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, तो हीट देने से एंट्रोपी बढ़ जाएगा। सिमिलरली इफ हीट इज लेस, अगर हीट कम हो गया, अगर तुमने कम हीट दिया तो डेल्टा एस इज लो, तो अगर किसी को भी डिसऑर्डरली अरेंज करना है तो तुम उसको हीट दो, वो डिसऑर्डरली अरेंज हो जाएगा। तो ये पार्ट में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी सेकेंड पार्ट में। अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि, तो मैं अगर मैं वही क्वेश्चन तुमको टेम्परेचर के बेसिस पे पूछूं, जैसे जैसे हीट में तो हमारा दिमाग एकदम डायरेक्ट चल जाएगा कि अगर हीट ज्यादा है तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, तो उसी तरीके से हम वी विल आल्सो बी टेम्पटेड टू से कि इफ टेम्परेचर इज हाई देन द डिसऑर्डरनेस इज हाई। तो अगर ऐसा हुआ तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, ये हाई है तो ये भी हाई है, बट अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये स्टेटमेंट राइट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, even the this equation is correct, so then what is wrong, then why it is not matching, because the interpretation is wrong। यहाँ पे हम जब सोचते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, हम एक्चुअली एस के बारे में सोच रहे हैं, और हमें यहाँ पे एस नहीं डेल्टा एस पूछा गया है, ठीक है। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्हाई डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जस्ट पे अटेंशन, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ सिस्टम A getting converted to B. At A the disorderness was S1, at B the disorderness is S2, and the change in disorderness is delta S. I'm taking two conditions. First, at low temperature, when the temperature is low, and the other when at high temperature, when my temperature is extremely high. In this entire thing, Q is constant. So obviously we know one thing for sure, कि at low temperature the disorderness will be less, and at high temperature the disorderness will be more. So let me say कि the disorderness over here was somewhat 5 joule per Kelvin. At higher temperature it is higher, so let me say it's somewhat 60. It is 60 joules per Kelvin. अब तुमने इन दोनों को एक पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड किया है, मतलब हीट सेम प्रोवाइड किया है, मतलब हमने सिस्टम को हीट किया है। लोअर टेम्परेचर पे सिस्टम S1 पे है और तुम उसको थोड़ा सा हीट कर रहे हो, ठीक है। यू आर प्रोवाइडिंग एन एनर्जी ऑफ 400 किलो जूल, लेट्स से योर Q का वैल्यू इज दिस। तो हीट का वैल्यू सेम रखना है हमको, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए ना जब हम दो को कंपेयर करें, तो वी आर कंपेयरिंग डेल्टा एस एंड टी, तो Q शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे भी वी आर प्रोवाइडिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ द पॉइंट इज कि जब टेम्परेचर लो था देन द मॉलिक्यूल्स वर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और अब जब तुम उसको हीट कर रहे हो तो हीट करने पे वो मॉलिक्यूल काफी दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि इसके काफी सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। क्योंकि देखो जब टेम्परेचर लो था और एंट्रोपी कम था, व्हेन इट वाज क्लोज इनफ देन देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरैक्शंस गोइंग ऑन, और जब तुमने उसको हीट किया बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे एंड दे विल मूव वेरी मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो लेट मी से कि तुम्हारा SQ दैट इज आफ्टर हीटिंग द एंट्रोपी हैज इंक्रीज्ड, बट ऑब्वियसली अगर तुम हीट करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, दिस इज व्हाट वी नो। So let's say the entropy has increased to 55 kilojoule. So your change in entropy over here is 50
जूल्स में बोल रहे थे ना, हम जूल्स में बात करते हैं। ये 55 जूल था, तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी 50 जूल्स। But when you were at but when the temperature was high, the entropy was already quite large. Molecules वैसे भी थोड़े दूर दूर ही थे। लो टेम्परेचर पे द मॉलिक्यूल्स वर प्रिटी क्लोज। ठीक है, तो तुमने जब एनर्जी दिया, हीट दिया, तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर चले गए। लेकिन जब तुम हाई टेम्परेचर की बात करो, तो हाई टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तुम अगर इसको हीट करोगे भी, तो वो बहुत ज्यादा और दूर दूर नहीं जाएंगे, मतलब वो थोड़ा सा ही दूर जाएंगे, क्योंकि तुमने हीट दिया है, तो इट विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। लेट मी से इट इज मूविंग अवे बाय, एंड अभी उसका एंट्रोपी हो रहा है 75। तो माय चेंज इन एंट्रोपी इज 15 जूल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी दूर दूर था। अगर मैं तुमको इसको कुछ सिमिलर एग्जांपल दूं, तो इट इज लाइक कि यू आर शाउटिंग with the same intensity. So shouting with the same intensity is Q. You're shouting in the same intensity in a library and in a fully packed railway station. तुम्हारा लाउडनेस, चिल्लाने का लाउडनेस इज सेम। तो जब तुम लाइब्रेरी में चिल्लाओगे, तब जो तुम्हारी आवाज होगी वो बहुत ज्यादा आएगी। क्यों बहुत ज्यादा आएगी? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चीजें शांत थी, तो तुमने जब चिल्लाया तो आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगी। जबकि रेलवे स्टेशन में तुम चिल्ला भी रहे हो, उतनी ही इंटेंसिटी से चिल्ला रहे हो, या इवन उससे ज्यादा इंटेंसिटी से चिल्ला रहे हो, लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइजेस ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर। तो यही बात हो जाती है कि लो टेम्परेचर पे द मॉलिक्यूल्स वर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। तो जब तुमने उसको हीट प्रोवाइड किया, बहुत ज्यादा दूर दूर चला गया। लेकिन हाई टेम्परेचर में द मॉलिक्यूल्स वर ऑलरेडी अवे फ्रॉम ईच अदर। तुमने उसको हीट दिया, तो वो थोड़ा सा ही दूर दूर गया। तो अगर मैं अभी वैल्यू ध्यान से देखूं, तो यू हैव अ लो टेम्परेचर एंड यू हैव ग्रेटर डेल्टा एस, यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड यू हैव अ लोअर डेल्टा एस। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा होगा। कि एंट्रोपी पहले से ही कम था एंड अभी काफी ज्यादा हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आता है। हेंस द यूनिट has to be joule per Kelvin or kilojoule per Kelvin. So what we know over here is, मैं थोड़ा सा चीजें चेंज कर दूंगा। जैसे अगर मैं, मेरा फॉर्मूला बोलता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू एंड टी। अगर मैं वही क्यू को एट कांस्टेंट प्रेशर ले लूं, तो क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर heat at constant pressure is nothing but delta H. Heat at constant pressure is delta H, change in enthalpy, and heat at constant volume is delta U. Just a quick revision या ये दे रहा हूँ मैं, रिमाइंडर काइंड ऑफ कि ये कैसे आता था, ये हम पहले कर चुके हैं। दैट इज QP, हाउ डज QP becomes delta H। यहाँ पे दो फॉर्मूला है हमारे पास, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which says delta U is equal to Q plus W। तो अगर मैं W को ये करूँ, split करूँ, तो it will become minus P external delta V। At isobaric process we say the pressure is same everywhere। तो isobaric process मतलब pressure is constant। तो isobaric process मतलब pressure is constant। So I can say pressure of the gas to be equal to external pressure। So what we can write over here is delta U is equal to QP। This P will say heat at constant pressure, it will be minus P delta V। This goes there, so you have QP is equal to delta U plus P delta V। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा। Also we know
हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि तुम्हारा एंथैल्पी चेंज बाय डेफिनेशन, enthalpy change, that is delta H, is nothing but delta U plus P delta V. This is a formula for enthalpy. So in short, what do we have is delta H is equal to QP. So heat at constant pressure is change in enthalpy. और हम जनरली पूरे 12th के सिलेबस में हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, तो QP becomes delta H. Therefore, this formula will now change to delta H by T. तो जो फॉर्मूला अभी तक हमने यूज किया मैं बता देता हूँ एक बार. तो डेल्टा S will now become delta H by T. चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी एंड तुम्हारा टेम्परेचर है, ये क्रॉसओवर टेम्परेचर बोलते हैं इसको. डेल्टा S, डेल्टा H, डेल्टा T. तो वही अगर मेरे को सराउंडिंग के लिए निकालना होगा तो सराउंडिंग के लिए इट विल बी माइनस डेल्टा H by T. मैंने तुमको ये ऑलरेडी बताया है कि सराउंडिंग के लिए इट विल बी डेल्टा H सराउंडिंग बाय T. नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि तुम्हारा डेल्टा H is always minus of delta H surrounding. This is based on first law of thermodynamics. क्योंकि फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो अगर if a particular amount of energy is destroyed या decreased in one place of the system, then उतनी amount of energy will be formed somewhere else. मतलब वो compensate होता है. तो अगर सिस्टम में कुछ एनर्जी 50 जूल की एनर्जी लगी तो सराउंडिंग से कम हो जाएगी, वाइस वर्सा. तो इसीलिए ये इस तरीके का रहता है. एंड इसलिए हमने डेल्टा H सराउंडिंग के बदले आई कैन राइट माइनस डेल्टा H. And I had this formula, delta S of surrounding is equal to minus delta H upon T. यूनिट याद रखना, एंट्रोपी का सम्स के लिए काम आता है. थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे जज करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा. लेट अस ट्राई एंड सी दैट. Okay, so let us just check whether the reaction will be spontaneous or not. So we have the formula spontaneity check करने का, and that formula is nothing but delta G. delta G के basis पे हम check करेंगे, which is delta H minus T delta S. So this is my final formula जिसके basis पे हम spontaneity check करते हैं. And मैंने क्या बोला था तुमको कि अगर delta G तुम्हारा negative है तो ये spontaneous होगा. This is based on second law of thermodynamics. डेल्टा G अगर नेगेटिव है, मतलब डेल्टा उसमें डेल्टा S पॉजिटिव चाहिए था तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा. तो ये मैंने अभी अभी कुछ 10 मिनट पहले तुमको बताया है. एंड दिस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस. अभी हम क्या करेंगे, वी हैव मेड अ टेबल. अभी ये टेबल में हम लोग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे मैं चेंज इन एंथैल्पी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज इन एंट्रोपी बता रहा हूँ. ये मेरा डेल्टा G का वैल्यू रहेगा और ये मेरा कंक्लूजन रहेगा कि what is my conclusion, spontaneous or not spontaneous. So what we are going to do is, initially we will take delta H to be negative and delta S to be positive. तो पहले हम इस तरीके से लेते हैं. In the second one, let me take my delta H to be positive and delta S to be negative. In the third one, let me take both as negative, and in the fourth one, let me take both as positive. तो लेट अस सी कि कौन से केस में स्पॉन्टेनियस, कौन से केस में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए, अगर तुमको याद होगा तो जो मेथड 1 था जो फेल हुआ था, दैट वाज बेस्ड ऑन कि डेल्टा G H शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस. ठीक है, एक्सोथर्मिक होना चाहिए रिएक्शन. और जो मेथड 2 भी जो फेल हुआ था वो बोलता था कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम शुड बी पॉजिटिव.
फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अभी अगर मैं तुम्हारा पहला वाला कंडीशन देखूं, तो मेथड 1 डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो मेथड 1 के हिसाब से इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो मेथड 1 के हिसाब से इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। तो पहले दोनों मेथड के हिसाब से क्या आना चाहिए वो मैं ग्रीन से लिख देता हूं। तो पहले मेथड के हिसाब से दिस शुड बी स्पॉन्टेनियस, इट्स अ बैड कलर। पहले मेथड के लिए इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, सेकेंड मेथड के हिसाब से भी इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। अभी अगर मैं सेकेंड वाला देखूं, अभी मैं हम फाइनल कंक्लूजन देखेंगे, बस अभी चेक कर रहे हैं। अभी सेकेंड वाला देखूं तो मेरा डेल्टा एच, सेकेंड वाले केस में मेरा डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो मेथड 1 के हिसाब से डेल्टा एच एक्सोथर्मिक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस नेगेटिव, पॉजिटिव होएगा तो स्पॉन्टेनियस है, तो नेगेटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये जो पहले दोनों मेथड जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, वो उसके हिसाब से वो दोनों मेथड फेल हुए थे, बट हम लोग थोड़ा सा और उसमें ध्यान देके पढ़ेंगे। थर्ड वाले में यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टिंग आ जाएगा। पहले वाले मेथड के हिसाब से नेगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, एंड ये भी नेगेटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे ये कंडीशन पे दोनों अग्री कर रहे हैं कि द प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे दोनों अग्री कर रहे हैं कि द प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग गया। यहाँ पे डेल्टा एच इज सेइंग कि स्पॉन्टेनियस होना चाहिए एंड डेल्टा एस इज सेइंग कि नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। उसी तरीके से ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, वी विल सी। अभी हम डेल्टा जी की बात करेंगे। अच्छा, अभी अगर मैं फॉर्मूला में लगाऊं, इफ दिस इज नेगेटिव, माय डेल्टा एच इज नेगेटिव and my delta s is positive. If my delta s is positive, then my t delta s is also negative. This is positive, तो प्लस और माइनस इज माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो चाहे मैं इसको कुछ भी करूं, ये आंसर हमेशा मेरा नेगेटिव में ही आएगा। चाहे मैं कुछ भी कर दूं, दिस आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, ऑलवेज it will be negative, क्योंकि both my terms, that is delta h and t delta s, we are not only taking delta s but we are taking t delta s, क्योंकि बाहर माइनस है, both the terms are negative पूरा सॉल्व करने के बाद में। so what we can conclude from here is कि when your delta h is negative, मतलब when it's an exothermic process and the entropy is increased, then the process is spontaneous at all temperature। चाहे तुम कुछ भी कर लो टेम्परेचर, but the process will always be spontaneous। Now let us bring the second conclusion. Now in the second one, we are saying my delta H is positive and I'm saying my delta S is negative. So my delta S is negative, so this minus of T minus negative, so minus of minus will become plus, so it will be plus T delta S. Everything became positive, so this is always positive, it is going to remain positive always। इसका मतलब it is non spontaneous at all temperatures। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डेल्टा जी इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग जो मेथड 1 एंड 2 बोल रहा था इन बोथ द थिंग्स, क्योंकि दे वर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। यहाँ पे मेथड 1 से स्पॉन्टेनियस, मेथड 2 से स्पॉन्टेनियस, एंड अवर फाइनल द करेक्ट मेथड ऑल्सो से स्पॉन्टेनियस। मेथड 1 से नॉन स्पॉन्टेनियस, मेथड 2 से नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एफ के बेसिस पे, एंड हेंस माय फाइनल कंक्लूजन इज ऑल्सो द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है जब उल्टा दिया हुआ होगा, when it is exothermic and entropy is also decreasing, and when it is endothermic but entropy is also increasing। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होता है जहाँ पे वो दोनों भी मेथड आपस में अलाइन नहीं करता। तो वो केस में क्या, अभी देखो, नाउ दिस इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग।
ना यहाँ पे डेल्टा एच इज नेगेटिव and my delta S is negative, so this T delta S becomes positive. ये पॉजिटिव हो गया. अभी प्लस ऑफ माइनस माइनस होगा और डेल्टा जी को बड़े वाले नंबर का साइन आएगा. ठीक है, तो अभी डेल्टा एच बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर डेल्टा टी डेल्टा एस बड़ा है तो इसका साइन आएगा. तो अब यहाँ पे पूरी चीजें डिपेंड करती है. मतलब यहाँ पे हमारे पास में बीच में एक और डिस्टिंक्शन का पॉइंट आने वाला है. दैट इज गोइंग टू बी इफ डेल्टा एच is greater than T delta S, if delta H is greater than T delta S, and if delta H is smaller than T delta S. So you can very well see कि delta H is negative and T delta S is positive. So if delta H is greater, इसका मतलब मेरा delta G will be negative. इसका मतलब it will be spontaneous. And if my delta G T delta S is greater, इसका मतलब मेरा delta G is positive, इसका मतलब it is non spontaneous. तो यहाँ पे in this point दोनों भी मेथड राइट हो सकते हैं, मेथड 1 भी और मेथड 2 भी. दैट रियली डिपेंड्स कि क्या बड़ा है. अगर एंथैल्पी चेंज इज ग्रेटर then T delta S का value, then it will be spontaneous. If entropy T delta S is greater than enthalpy, then it will be non-spontaneous. Now this very well depends. Now what I can say is, अभी यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है, यहाँ पे see, यहाँ पे टेम्परेचर इज लेस एंड यहाँ पे टेम्परेचर इज हाई. तो जब टेम्परेचर कम था तो इट वाज स्पॉन्टेनियस, एंड टेम्परेचर हाई था तो इट वाज नॉन स्पॉन्टेनियस. तो इन दिस वन आई कैन से इट्स स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो नहीं चेंज होती, तुम टेम्परेचर से ही खेलते हो. So it is spontaneous at lower temperature and it becomes non-spontaneous at higher temperature. मतलब there will be a crossover temperature for this one. There will be a crossover temperature from where before earlier at low temperature it was spontaneous, and at high temperature it will become non-spontaneous. So there is a crossover temperature from where it will turn spontaneous to non-spontaneous. अगर मैं लास्ट वाला पार्ट करूं, अगर मैं इसका लास्ट वाला पार्ट देखूं, एक मिनट, if we will see the last one, तो अभी यहाँ पे अगेन लास्ट वाले में उल्टा हो जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं. तो सी अगेन द फॉर्मूला इज डेल्टा जी से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस इज नेगेटिव. तो यहाँ पे वापस से दो पार्ट आ जाएगा which will say कि if delta H is greater than T delta S and if delta H is less than T delta S. If delta H is greater than T delta S, then I can say कि मेरा जो delta G है, if delta H is greater than T delta S, then I can say जो मेरा delta G है that is going to be positive. And if my delta H is less than T delta S, क्योंकि T delta S का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा डेल्टा G is going to be negative. तो आई कैन से कि इफ यहाँ पे डेल्टा H बड़ा है तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड यहाँ पे इट विल बी स्पॉन्टेनियस. तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि एट लोअर टेम्परेचर इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस
at higher temperature it will be spontaneous. So I can say it's non-spontaneous at low temperature and it is spontaneous at high temperature. तो इस वाले के लिए जैसे तुमने एक कंडीशन बनाया था कि लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है और हायर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर. तो उसी तरीके से मैं तुमको ये बोल सकता हूँ कि फॉर दिस वन, ये इस टाइप के प्रोसेस के लिए लोअर टेम्परेचर पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो स्पॉन्टेनियस होने लग जाता है. ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर, इसको हम क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोलते हैं. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रॉस ओवर टेम्परेचर, जहां पे द रिएक्शन, देखो इधर कोई क्रॉस ओवर टेम्परेचर नहीं है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी रिमेनिंग ऑलवेज नेगेटिव, तो इट्स ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तुम चाहे जो भी कर लो, इट्स ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. क्रॉस ओवर टेम्परेचर इन दो केसेस में आएगा कि इन दिस केस पहले स्पॉन्टेनियस था फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, तो एट टेम्परेचर जिसके ऊपर इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, और टेम्परेचर यहाँ पे फोर्थ वाले में टेम्परेचर जिसके ऊपर इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस. क्रॉस ओवर टेम्परेचर तुम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो बहुत आराम से. You know the formula that delta S is nothing but your delta H upon T. So once you know delta S का value, you know delta H का value, so you can calculate that crossover temperature. तो हम लोग एक सम करेंगे यहाँ पे. सम हमें ये हमने दो फॉर्मूला देखा यहाँ पे, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, और दूसरा डेल्टा एस एंट्रोपी का फॉर्मूला विच इज डेल्टा एच बाई टी. तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दिए हुए, वो कंडीशन देख के हमें बताना है वेदर जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं. मतलब मेरे को डेल्टा जी का वैल्यू चाहिए, अगर स्पॉन्टेनियस होने वाला है तो मेरा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. ये चीज याद रखो, if my delta G is negative, it is going to be spontaneous. तो मुझे बस डेल्टा जी मेरा चेक करना है और मुझे ये भी बताना है whether the reaction is endothermic और exothermic. तो एंडो एक्सो तो देख के पता चलता है, प्रीटी सिंपल. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमें डेल्टा एच को देख के पता चलेगा. तो इफ as my delta H over here is negative, and whenever my delta H is negative, मतलब heat is given by the system, so it's an exothermic process. तो डेल्टा H देख के ही हम बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है. अभी स्पॉन्टेनियस या नहीं स्पॉन्टेनियस है उसके लिए तुम टेबल देख सकते हो, बट आई विल स्टिल प्रेफर कि टेबल देखने से अच्छा है कि तुम खुद सॉल्व करो. अभी एक बार हम टेबल देख लेते हैं. तो ये माइनस था और ये प्लस था, तो ओके हम इसको खुद ही सॉल्व करते हैं. तो यू हैव डेल्टा जी is equal to delta H minus T delta S. This is your formula. You just have to check whether it's spontaneous, positive or negative. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. बस एक चीज का ख्याल रखना कि ये किलो जूल में है और ये जूल में है, तो बस इसका ध्यान रखना. तो ये मैंने लिख दिया -110 किलो जूल ऑब्वियसली. दिस विल बी 400 into डेल्टा एस इज 40 into 10⁻³ क्योंकि ये जूल में, इसको किलो जूल में किया तो -3 आएगा. तो आई थिंक दैट जीरोस विल गेट कैंसल्ड आउट. In either of the cases, this will be -16. So my total is going to be -126. ये भी तुम्हारा एनर्जी है तो इसका भी यूनिट किलो जूल ही आता है, ठीक है. So it's -126 and hence it is, as it is negative, as delta G is negative, so it's spontaneous. We'll write it with another thing. So as delta G is negative, it is spontaneous. Solve करना जरूरी होता है. We will see another question, second one, similar to this. अभी सेकेंड में मेरे को डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है. डेल्टा एच गिवन इज 50 किलो जूल. जो डेल्टा एस दिया है मेरे को वो -130 जूल्स पर केल्विन.
and all this is given at a temperature of 250 Kelvin. So we will solve this, but before that, first we will write whether it's spontaneous or not. First we'll write whether it's endo or exo. So as my delta H is positive, so obviously this is endothermic. I'm not writing the formula quickly, I'm substituting. So again, remember it's kilojoule and it's joule per Kelvin, तो unit same होना चाहिए. So मेरा delta G का formula will be delta H, which is 50 kilojoule minus T, which is 250 into this is minus 130 into 10 raised to minus 3. So this is positive, this is negative. So the answer is going to be positive anyway यहाँ पे. तो पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आने वाला है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है. बट फिर भी वी विल चेक इट. तो यहाँ पे मेरा आई कैन जस्ट से कि यू आर मल्टीप्लाइंग 2.5 and into 1.3. When you multiply this, you will get 32.5, which comes out to be 82.5. Anyway, it was going to be non-spontaneous as delta G is positive. So as my delta G is positive, it's non-spontaneous.